शामुदीद आपका तामीर इरशाद मल्टीमीडिया में मैं हूं आपका मेज़बान आदिल बशीर। हमारे जो आज के गेस्ट है जो 300 करोड़ स्कीम में जिनकी ज़मानत बेल हुई जो है हमारे जो है आज के जो गेस्ट है इनसे हम रूबरू होंगे और खुशामदीद आपका तामीर इरशाद मल्टीमीडिया में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आपकी तालीम और इब्तिदाई तालीम और क्या कुछ किया है जो आपने इतना बड़ा केस विद इन कम कलील टाइम में आपने जो है इसकी ज़मानत हुई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरी एजुकेशन जो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशंस मेरी सारी की सारी दिल्ली में हुई है। मैंने अपना जो फर्स्ट ग्रेजुएशन था एंड 3 इयर्स जो LLB था ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से ही करी है। कैंपस लॉ सेंटर से मेरा LLB हुआ एंड मेरे जितना भी ग्रूमिंग, मेरे स्किल डेवलपमेंट, मेरा इंटर्नशिप्स, मेरा फर्दर करियर लॉ में ये सारा मेरा दिल्ली के कोर्ट्स में ही हुआ है। वेरियस कोर्ट्स में मैंने काफ़ी सेक्टर टॉपिंग एडवोकेट्स के साथ इंटर्नशिप्स की जिन्होंने मुझे बड़े पर्सनली उन्होंने मेरे स्किल्स होल्ड किए, चाहे वो सीनियर एडवोकेट गौरव प्रशानंदा जी हों, हमारे अर्स्टवाइल जस्टिसेस हों इस हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझे पर्सनली ग्रूम किया है। एंड मैं अपना आज का जो स्किल डेवलपमेंट है, मेरा जो अपने जो क्या कहते हैं टैलेंट्स हैं, वो मैं उन्हीं को एट्रीब्यूट करूँगा। उन्होंने काफ़ी मेरी इस चीज़ में मदद करी है। जिन्हें गॉड फादर्स कहते हैं उन्हें मैं उन्हें ही इस चीज़ का एट्रीब्यूट दूंगा इन चीज़ों के। रही बात इस केस की, इस केस का जो मुझे इंटीमेशन हुआ था वो ऐसे ही मुझे प्रेस के ज़रिए, न्यूज़ सर्विसेज के ज़रिए ही मुझे पता चला था। इंसिडेंटली इवन दो मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मगर उन दिनों कोरोना वायरस की वजह से जो वर्चुअल हियरिंग्स हुई थी तो मैं घर आया था क्योंकि मैं बेसिकली डाउनटाउन कश्मीर का ही बाशिंदा हूँ। ड्यूरिंग दैट पीरियड तो जब मुझे पता चला कि इस तरीके से एक फॉर्मर J&K कोऑपरेटिव बैंक मोहम्मद शफी डार साहब की जो बेल थी वो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, ACB ने जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। एंड मैंने न्यूज़ सोर्सेज में मुझे पता चला था। पोस्ट दैट क्या कहते हैं इसे, इनके जो पैरोकार थे, क्योंकि जो इनकी नुमाइंदगी करते थे क्योंकि खुद तो ये जेल में थे, तो इनके जो सन इन लॉ है उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि वो हमारे एक हिसाब से आप मान लीजिए नेबर्स ही हैं। ही लिव्स जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे यहाँ से। ही अप्रोच्ड मी और उन्होंने मुझे इस केस की ब्रीफिंग दी थी एंड आई टुक ओवर दिस केस एंड मैंने इस केस को बड़ा एनालाइज किया था। बाय दैट टाइम ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। देन वी अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमारे श्रीनगर बेंच में हमने अप्रोच किया था एंड ये मैटर स्पेसिफिकली असाइन हुआ था ऑनरेबल जस्टिस सिंधु शर्मा को। एंड जस्टिस साहिबा ने हमें काफ़ी पेशेंट हियरिंग दी एंड काफ़ी टाइम तक उन्होंने हमें सुना, बड़े लॉन्ग आवर्स तक उन्होंने सुना। पोस्ट कोर्ट आवर्स भी उन्होंने काफ़ी हमें एंटरटेन किया हमारे आर्ग्यूमेंट्स को। हमने अपने पुट फुट किए आर्ग्यूमेंट्स। इन द मीन टाइम इनको कोविड भी हो गया था कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जेल के अंदर, बट ऑनरेबल जस्टिस इन ओन डिस्क्रिशन उन्होंने हमें इंटरिम बेल तो ग्रांट नहीं की, बट एट द एंड ऑफ द हियरिंग, एट द एंड ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स वी प्रिवेल्ड। हमारा जो मेन थ्रस्ट था, ये मैं एक चीज़ में ज़रूर थ्रू योर मीडियम में बताना चाहूँगा कि हमारी टेंडेंसी होती है एज पीपल, एज न्यूज़, एज पर्सन हु कंज्यूम दीज न्यूज़, कि हम फेस वैल्यू पे चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं। तभी हम मुल्जिम वर्ड यूज़ करते हैं ताकि जब तक किसी इंसान का डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट नहीं हुआ, ही हैज़ टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। हम पहले ही उसको कसूरवार ठहराते हैं, बाद में मुकदमा का फैसला क्या आए उससे हमें गरज नहीं होता क्योंकि हमें एक इंस्टेंट डिटर्मिनेशन चाहिए होता है और वो हम दिमाग में बना लेते हैं। मैं इस चीज़ को सही या गलत नहीं कहता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि एक किसी इंसान का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। हमने कितनी बार देखा है, हमने कई बार देखा, कई लड़के जो अरेस्ट हुए हैं 20-20, 25-25 साल पहले, बाद में जब एक्विट होकर आते हैं, ड्यूरिंग दो 25 ईयर्स दे आर कंसिडर्ड टू बी गिल्टी। आप लाजपत नगर ब्लास्ट केस अगर आप देखेंगे, ज्यूम करेंगे, उनमें जो लड़के अरेस्ट हुए तो वो 18-19 साल के थे। आज जब वो मिडिल एज में रिलीज हुए हैं, दे आर रिलीज्ड एज इनोसेंट्स, मगर उनका जो ऑर्डील था वो दे हैव बीन प्रिज्यूम्ड एज गिल्टी। उनका अब उनकी सोसाइटी में वो कब अपने स्टैंड को रीबिल्ड करेंगे। सो ये मैं एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इस केस में भी यही हुआ कि हमने ये अज्यूम किया कि जी 300 करोड़ का स्कैम है, एक लैंड स्कैम है, और वी अज्यूम कि जी 300 करोड़ जो है पब्लिक मनी, आई एग्री इट इज़ अ पब्लिक मनी, इट हैज़ बीन misappropriated or siphoned by these bureaucrats or erstwhile bureaucrats or these chairmen. But ये इशू नहीं था।
जो ACB जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उन्होंने इनफैक्ट आई वुड इन माई पर्सनल ओपिनियन एंड एज अ लीगल काउंसिल आई विल होल्ड देम गिल्टी। क्योंकि अगर 300 करोड़ को मैं देखूं, अगर लोन दिया है 300 करोड़ का, अगर 10% भी इंटरेस्ट लेके चलूं मैं, ये 30 करोड़ सालाना हो गया। ACB के इंटरफेरेंस की वजह से इंटरेस्ट ही स्टेट का 30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, इनकी इंटरफेरेंस की वजह से। अगर ये इंटरफेयर ना करते तो ये लोन चलता, वो लोन पे ऑफ कर देता और बात खत्म हो जाती। हाउ कैन यू प्रिज्यूम कि लोन पे ऑफ नहीं होगा? वो तो डिफॉल्टर, वो डिफॉल्टर थे, ACB नहीं। Absolutely not. They were not defaulters. फिर कैसे ये केस? That is exactly my point. So ACB ने इतनी impunity से इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, इतना प्रीमेच्योर था इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं करी कि पैसा गया तो गया कहाँ। देखिए, साइफनिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, चोरी, क्या कहते हैं इसे, इधर का पैसा उधर कर देना, इसमें एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, एक स्कैम का नेसेसरी एलिमेंट होता है कि पैसा जहां पे जाना था वहां नहीं गया बल्कि कहीं और गया। करेक्ट? अगर मैं आपको पैसे देता हूं, आप इसकी लीगली आप एंटाइटल्ड हो इस पैसे को लेने के लिए, मगर मैंने किसी और को दे दिया, दैट इज अ स्कैम। इन दिस केस जिसने लोन लिया, जिस पर्पज के लिए लिया, उसको पैसा मिला। तो जब 1 रुपए की भी चोरी नहीं है तो 300 करोड़ का स्कैम क्यों? आपको जज साहब ने किस तरीके से इसमें जमानत और क्या आर्गूमेंट आपके सुने जिससे जो है मोहम्मद शफी डार की जमानत होगी? मोहम्मद शफी डार साहब की जो जमानत थी वो इसी थ्रस्ट पे हुई कि एक स्कैम का एक नेसेसरी एलिमेंट होता है मिसअप्रोप्रिएशन, साइफनिंग, जो कि इस केस में हुआ ही नहीं। हमारा बड़ा सिंपल स्टैंड था, इवन दो इट इज अ वेरी ह्यूज फैक्चुअली रिटन केस, इट्स अ ह्यूज केस। हमारा सिंपल स्टैंड था, जनाब अगर 1 रुपए की भी चोरी है प्लीज डोंट एंटाइटल अस टू बेल। एंड इनफैक्ट बेल ऑर्डर में भी वही चीज रिकॉर्ड हुई है, और स्टेट ने भी इस चीज को अपोज नहीं किया। जब स्कैम का मेन एलिमेंट है स्कैम, जब वही नहीं है तो स्कैम क्यों? एंड हमने ये भी पुट फोर्थ किया अपने प्लीडिंग्स के अंदर कि ACB की इंटरफेरेंस की वजह से तकरीबन टिल डेट स्टेट को 60 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये इस चीज की क्या ACB जिम्मेदार नहीं है? मैं आपको फैजल साहब रोकना चाहूँगा यहाँ पर। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो इनोसेंट है, क्योंकि अभी उसकी जो है वो स्टार्टिंग में इसकी बेल हो गई, अभी तो केस चलना बाकी है, तो क्या कुछ चलेगा आगे? दैट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट आपने बताया कि वो अभी तक इनोसेंट नहीं दिए गए हैं, उनका जो गिल्ट है अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ। तो हमारा एक गोल्डन थ्रेड है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कि दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक कि उनको कसूरवार ना ठहराया जाए तो वो बेगुनाह ही हैं। ये इसी बिना पे हमें बेल्स भी मिलती हैं, क्योंकि इस अगर हम सबको एज्यूम करने लग जाए कि वो गिल्टी हैं, देन इट वुड टेंटामाउंट टू इन्फ्लिक्टिंग प्री ट्रायल पनिशमेंट। कि अभी मुकदमा हुआ नहीं, हमने सज़ा पहले सुना दी जेल में रखने से। कितनी बार हमने ये चीज़ देखा है कि लोगों को 4-4, 5-5 साल हो गए जेल में, फिर बेल मिलती है और एंड में रिहा हो जाते हैं। उनका वो 5 साल कौन उनको ला के देगा? या जैसे इस केस में अगर कल को ये रिहा हो जाते हैं तो ये 8 महीने 7 महीने जो उन्होंने जेल में दिया है, हु विल रीइंबर्स हिम फॉर दैट? फैजल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे हज़ारों केस हैं जो फिर लास्ट में निकले इनोसेंट। हाँ जी, उसके लिए कंपनसेशन का रखा है प्रोविजन सरकार ने? देखिए, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रोविज़न नहीं है जो कि इनको एकदम से एंटाइटल करता है कि आपको कंपनसेशन मिले, बट देयर हैव बीन केसेस। एक साउथ का एक केस है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, बट ही वाज अ साइंटिस्ट जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए अरेस्ट किया था, एंड देन लेटर ऑन कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने डायरेक्ट किया था कि इनको कंपनसेशन मिले, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी जो होती है एक इंसान की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। आप किसी भी इंसान को आंख बंद करके उसका पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हैं। आपके लिए आपकी पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए है, सबके लिए है। हर इंसान कानून के आगे सेम है, चाहे वो बहुत गरीब क्यों ना हो और चाहे वो हाईएस्ट स्टैंडिंग इंडिविजुअल क्यों ना हो। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी का किसी का छीन जाना थ्रू एनी मोडस और थ्रू एनी एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट्स या थ्रू एनी ऑर्डर विच परहैप्स मे बी मैकेनिकल इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। तो उसका कंपनसेशन होना चाहिए। आई वुड बिलीव, जैसे आपने बोला कि उसका कैसे कंपनसेट करें, राइट नाउ द प्रोसीजर इज दैट ही हैज टू सीक दोज कंपनसेशन
from the court, he has to actively instigate that case and ask the court कि जी मुझे ये compensation हुई है, मुझे mental harassment हुई है, मेरा loss of opportunities हुआ. He has to prove to the court कि उसका क्या नुकसान हो, then the perhaps court can grant him the amount. फैज़ल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में भी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और इवन कम कलील वक्त में, अभी 3 साल की उम्र में भी आपने इतने बड़े जो केसेस हैं तो वो हैंडल किए. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा जो आर्टिकल 370 जो एप्लीकेट हुआ और 335 से, ये आपको लगता है कि लीगलिटी में ये वापस आ सकता है और इसमें है कि चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ सकता है? क्योंकि जो फार्मर्स लॉ बिल जो परसों पास की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में, तो उसके रिगार्डिंग कल ही उसका स्टे आ गया. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों को बोलते हैं कि इसमें आ सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं. लीगलिटी में है पॉसिबिलिटी कि हम वापस ला सकते हैं या इसमें स्टे आ सकता है, या हमें स्टे क्यों नहीं आया इस केस में? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड मैं एक इसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस में नहीं जाऊँगा, मैं लीगली इसको आंसर करना चाहूँगा. सो आपने बोला कि क्या जो हमारा 370 और 35A जो हमारे स्पेशल स्टेटस थे, जो कि हिंदुस्तान के आइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टेम्प्रेरी पार्ट में आता है, क्या वो वापस आ सकता है? सो टेक्निकली स्पीकिंग एंड वेरी स्ट्रांगली लीगली स्पीकिंग, यस वो आ सकता है 2 तरीक़ों से. या तो जो हमने जिस तरीके से जिसको अब्रोगेट किया, जो हमने जो 370 को हटाने का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, या तो हम उसको ही अब्रोगेट कर दें. जिस चीज़ ने जिसको छीना हम उसी चीज़ को ही वापस कर दें. तो वी कैन परहैप्स रीइंस्टेट दैट अर्लियर, जो हमारे पास 370 से पहले जो चल रहा था, हम उस पीरियड को वापस ले आए. क्योंकि जिस चीज़ ने इसको छीना, अगर हम उसी को छीन ले तो देन इट कैन कंटिन्यू, देन दी प्रिविलेजेस विल फ्लो अगेन. मगर मुझे नहीं लगता रियलिटिकली स्पीकिंग कि जिसने हटाया वो उसको वापस ले, क्योंकि उन्होंने इसके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दे हैव एसोसिएटेड सो मच ऑफ नेशनलिज्म, सो मच ऑफ प्रो नेशन इमोशंस विद इट, कि अगर उसको वापस ले लेंगे उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. सो दैट इज़ वन लेग ऑफ माई आंसर. सेकेंड लेग इज़ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही बोले कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने जो किया है वो किया है नहीं किया वो गलत है या सही है, दैट इज सेपरेट क्वेश्चन. मगर जिस तरीके से किया है वो गलत है. अगर सुप्रीम कोर्ट उसी चीज को बोल दे कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द वे दैट यू हैव डन द एब्रोगेशन, देन इट कैन रिवर्ट बैक. यस, द प्रिविलेजेस अगेन विल फ्लो जो हमारे पास पहले थे. मगर आपने जैसे अभी बताया कि अभी तक हमें स्टे भी नहीं मिला, फार्मर्स लॉज को स्टे मिल गया, हमें नहीं मिला. इसमें मैं एक छोटा सा डायकोटॉमी, एक डिफरेंस बताना चाहूँगा. जो फार्मर्स लॉ है, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स आर, फार्मर्स लॉज जो हैं वो स्टे नहीं हुए हैं एज पर कॉमन नॉलेज. सीजे बोबड़े ने भी बोबड़े साहब ने भी ये कहा है कि मैं लॉज को नहीं स्टे कर रहा हूँ, मैं लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को स्टे कर रहा हूँ. जो उसका एक एग्जीक्यूटिव एक्शन था, जो नेसेसरी कोरोलरी था एक लॉ का, उसका इम्प्लीमेंटेशन, मैंने उस चीज को रोका, कानून को नहीं रोका. कानून को नहीं रोका. परहैप्स इट वाज लाइक फिलहाल तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, कानून का जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको ही रोका गया, तो दैट मीन्स कि वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारे केस में जो आपने 370 का पूछा कि हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, सो हमारे केस में अभी तक ना ही 370 का फैक्चुअली स्टेटमेंट जो आज की डेट में है वो ये है कि 370 और 35A का जो अब्रोगेशन है, ना ही इसका जिस एक्ट के जरिए हुआ, ना ही उसका वो एक्ट स्टे हुआ, ना ही उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टे हुआ. परहैप्स मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अभी तक इसके ऊपर इतने वसीफोरस, इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स या इतने कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एंटरटेन कर सके, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आप को उस चीज़ में इंडल्ज किया है. इनिशियली स्टे की जब बात उठी थी तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंडल्ज देमसेल्व्स बट दे डिड नॉट डिसमिस इट. उन्होंने स्टे को डिसमिस नहीं किया, उन्होंने इसको अडजर्न कर दिया था कि वी आर नॉट ग्रांटिंग. कानून जो है वो पास होते हैं, चाहे हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जॉब्स प्रोटेक्शन की बात करें, लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि दोनों से जो राइट्स है ये हर किसी स्टेट में अपने होते हैं. क्योंकि जो जॉब्स का हक होता है वो हर किसी को अपनी स्टेट के लिए होता है, जो उसका बाशिंदा हो उसके लिए होता है. ये वर्ल्ड में होता है, ये थोड़ी जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं, हर किसी में लगा है. दफ़ा 371 में भी लिखा है, 370 में ही निकला है 371. तो इस हवाले से हम कैसे लीगलिटी को वापस ला सकते हैं और एडजस्टेड स्टेट को ला सकते हैं
और हम क्या कर सकते हैं अपनी स्टेट के लिए, जिससे हम ये जो है जो लैंड जो है जॉब्स प्रोटेक्शन के लिए वो जो है, क्योंकि बहुत सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज या जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बोलते हैं कि ये ला सकते हैं करो, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्टीज भी लेना चाहूँगा कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए, अब बीइंग अ स्टेट, अगर जब एज एंड व्हेन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बार बार ये कह रही है कि हम जी इसको स्टेटहुड वापस देंगे JNK को, तो जब हमारा स्टेटहुड वापस आ जाएगा तो वी विल बी एम्पावर्ड टू इनैक्ट लॉज एंड एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स अगेन, जो हमारे क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट में जो जितने भी हमारे जो एंट्रीज आती हैं जिनके ऊपर हम कानून बना सकते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने 3 लिस्ट्स दिए हैं, एक स्टेट लिस्ट दिया है, सेंट्रल लिस्ट दिया है और कंकरेंट लिस्ट दिया है। जो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जो है, उसमें सिर्फ यूनियन बना सकता है कानून, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकता है कानून। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, मगर सेंट्रल का कानून जो है इट्स मोर इफेक्टिव, मतलब अगर सेंट्रल कानून बनाए तो इट विल अप्लाई ओवर द स्टेट कानून जो इनैक्ट होगा लेजिस्लेचर का, कोई भी अगर एक्ट हो। जब हमारी स्टेट असेंबली वापस आएगी एज एंड व्हेन इट कम्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स नहीं पास कर रहे, हम 370 को वापस नहीं ला सकते हैं पर से, मगर वी कैन हैव द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। अगर हमारा ये एंडेवर है कि हम प्रॉपर्टी लॉज जो है वो वापस लाएं या डोमिसाइल बेस्ड लॉज जो है वो वापस लाएं, वी कैन डू दैट थ्रू अ पॉजिटिव एक्ट ऑफ आवर स्टेट असेंबलीज, आवर स्टेट लेजिस्लेचर, बट वी कैन नॉट ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू स्टेट। तो हम 370 को तो स्टेट असेंबली के जरिए वापस नहीं ला सकते हैं, मगर जो उसके जो ऑपरेटिव पोर्शन थे 370 के, जो हमें प्रिविलेज और बेनिफिट्स देते थे एज द रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट, एज रेजिडेंट ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी अर्स्टवाइल स्टेट, तो वो हम उन चीज़ों को, बेनिफिट्स, उन प्रिविलेजेस को वापस ला सकते हैं। और ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं होगा, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें, हिमाचल में है, मिजोरम में है, जहाँ पर वो अपने उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पर खरीद और फरोख्त प्रॉपर्टीज़ की उन्हीं लोगों के जरिए होगी जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं। तो वो हम परहैप्स वो चीज़ वापस ला सकते हैं, मगर करंटली वी डू नॉट हैव द पावर्स, क्योंकि अभी हम खुद ही यूनियन है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। जब तक हम स्टेट नहीं बनेंगे और हमें वो इक़्तिदार वापस नहीं मिलेंगे, तब तक हम उस चीज़ को वापस नहीं ला पाएंगे। फ्यूचर में आपकी क्या रहेगी स्ट्रेटजी, और अपनी स्टेट के लिए क्या करना चाहेंगे, और जो बाकी जो है आपके जो केसेस हैं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए, हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लॉयर थे तो वो फेल हो गए उस ज़मानत में, तो क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं बड़े बड़े लॉयर्स की इस केस में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे स्टेट में काफ़ी दिग्गज लॉयर्स, बड़े वेल नोन लॉयर्स हैं जो काफ़ी जिनका वेल एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, दे आर स्टॉलवर्ट्स इन देयर ओन वे। आई एम वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू देम, बट अगर आप मेरे इसमें आप अगर पूछना चाहेंगे, मेरे ओपिनियन पूछना चाहेंगे, मेरे बारे में अगर पूछना चाहेंगे, तो मेरा एंडेवर यही है कि जो एक लोगों के जो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, एक लोगों के जो अपनी पर्सनल लिबर्टीज़ हैं, जो बड़े ही विली निली एग्जीक्यूटिव एक्शंस के जरिए कटेल किया जाता है, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। चाहे वो एक इंसान का प्राइवेट राइट हो, चाहे उसका एक पब्लिक राइट हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक इंसान नौकरी करता है, उसको सर्विस राइट होता है, घर पे बैठा एंजॉयमेंट कर रहा है, उसका एक अपना एक प्राइवेट राइट है। दो पार्टीज आपस में मिलती हैं, उनका एक पार्टी, कमर्शियल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं हर चीज़ स्टेट ही बुरा करे, कई बार दो बंदों के बीच में आपस में एक इंसान गलत और एक इंसान सही होता है। चाहे कमर्शियल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक कमर्शियल सिक्योरिटी जो होती है, एक जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है कमर्शियल सेंस में, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टेट के अंदर जो कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैं, वो उसकी बड़ी कमी है परहैप्स, क्योंकि यहाँ पर कभी वो कमर्शियल सेंस में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई। मगर आगे जब बढ़ेगा हमारा स्टेट तो वो चीज़ बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, तो उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लॉयर्स भी होने चाहिए, वो कमर्शियल लॉयर्स होने चाहिए। तो मैं वो एक एडवेंट लाना चाहता हूँ यहाँ के लीगल सिनेरियोज में। आई वांट टू बी द पॉल बेयरर ऑफ द कमर्शियल लिटिगेशन इन J&K एज वेल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द J&K। जो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी फीस को, उनके लिए लॉ है जो है हमारा जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी उनके थ्रू, तो थोड़ा उसके लिए लीगल एड के लिए थोड़ा बहुत ये बताइए कि कैसे वो अप्रोच कर सकता है और आप क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई लीगल एड की हेल्प चाहता है तो वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेंडेंट है किसी केस में, डिफेंड कर रहा है खुद को या अक्यूज्ड है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनको एक सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसका इनफैक्ट वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो उसका लीगल राइट है।
अब मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरी जो रेम्यूनरेशन है, जो फ़ीस वगैरह है, वो तो मैं सेकेंडरी रखता हूँ। पहले मैं रखता हूँ एक इंसान को उसका हक दिलाना। कई बार ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर मैंने अपनी फ़ीस जो है वेव ऑफ कर दी है, एंड आई हैव पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, द स्टेशनरीज एंड द कोर्ट फीस, ताकि एक इंसान को उसका क्या कहते हैं इसे हक मिल सके। अगर कोई मुझे अप्रोच करता है एंड आई जेन्युइनली फील कि इस बंदे के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान गरीब हो और वो वकील ना अफोर्ड कर पाए। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बेचारे के पास वो हैंड टू माउथ खाना वो कमाता हो, मगर उतना पैसा नहीं है कि वो वकील पे खर्च कर सके, तो उन केसेस में भी मैंने रियायत दी है। मैं आई डू इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट समटाइम्स, एंड समटाइम्स आई जस्ट आस्क देम कि ये आप कोर्ट फीस वगैरह हमें खुद पे करें, बाकी जो मेरी फीस है आई एम गोइंग टू वेव इट ऑफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बंदा खुश महसूस करे, उसको राइट्स मिल सके अपने। बस जाते जाते एक सवाल है आपसे कि जो बड़ी लॉयर है, छोटू को हमेशा दिलाया जाता है कि ऐसा से कम तरीके, क्योंकि बोला जाता है आप बड़े नहीं बन सकते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू में कहा कि मैं बड़ा लकी रहा कि मुझे बड़े अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे कई एस्पेक्ट जो हैं कानून के वो सिखाए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, कमर्शियल लॉज हो, तो मैं बड़ा लकी रहा। तो मगर मुझे नेसेसरी एक्शन क्या मिला उन चीज़ों से कि मुझे स्किल्स मिले, मेरे डिफरेंट तरीके की स्किल्स मिले, मेरा हुनर जो है वो निखारा गया। तो मैं जितने भी जो अपकमिंग लॉयर्स हैं मैं उनको यही कहूँगा कि जो मेरे सेम जो सिमिलर एज के जो लॉयर्स हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, एंड वो लोग पर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं हु आर स्ट्रगलिंग, आई विल टेल देम कि बी पेशेंट, डेवलप स्किल्स एंड रीड एज मच एज यू कैन। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप क्या कहते हैं इसे अपने आप का स्किल डेवलपमेंट करोगे, जितना आप अपने आप को निखारोगे, आप अपने आप ही क्या कहते हैं इसे आगे बढ़ोगे, आपको फिर किसी के मोहताज नहीं रह जाओगे। अगर आपके पास स्किल ही नहीं हुआ एट द फर्स्ट प्लेस तो कोई आप पे रिपोज ही नहीं करेगा फेथ एंड ट्रस्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन माई ओपिनियन। ये थे फैज़ान शफी साहब थे, जो इनका साफ कहना था कि मैं स्टेट के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार। तो दीजिए अपनी मेज़बान आदिल बशीर को अपने कैमरामैन फिरदौस कादरी के साथ इजाज़त। अगली शुमारी में आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक और शख्सियत के लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।